मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निबंध निंदा रस पढ़ाने जा रहे हैं, जो व्यंग्य की दृष्टि से एक सुंदर कलाकृति है। अनेक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते रहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने स्वभाववश अकारण ही निंदा में रस लेते रहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए बड़ों की निंदा में निर्लिप्त भाव से मग्न रहते हैं। कुछ मिशनरी निंदक होते हैं और कुछ अन्य भावों से प्रेरित होकर निंदाकार में लगे रहते हैं। इस निबंध में परसाई जी ने इसी भावना को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्त किया है। परसाई जी ने निंदकों की अच्छी खबर ली है और उन पर करारी चोट भी की है। प्रहार तीव्र होते हुए निबंध पढ़ने में कहीं भी अरुचि नहीं होने पाई है, सदैव ही रुचि बनी रही है। आइए देखते हैं निंदा रस पढ़ने से पूर्व हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जान लें। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जामनी नामक स्थान में 22 अगस्त सन 1924 को हुआ था। प्रारंभ से लेकर स्नातक तक इनकी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया। 18 वर्ष की उम्र में ये नौकरी करने लगे और खांडवा में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया। 1941 से 1943 तक इन्होंने 2 वर्ष जबलपुर में स्पेन ट्रेनिंग कॉलेज के शिक्षण कार्य किया, पर इनका मन इन कार्यों में न लगा। साहित्य में रुचि होने के कारण इन्होंने इन कार्यों को छोड़ करके साहित्य में अपने आप को समर्पित कर दिया और व्यंग्य प्रधान निबंध लिखने लगे। परसाई जी का आधार स्तंभ व्यंग्य है। हिंदी व्यंग्य को नई दिशा प्रदान की। विकलांग श्रद्धा दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी। परसाई जी द्वारा रचित कहानी, उपन्यास, निबंध व्यक्ति और समाज की कमजोरियों पर करारा व्यंग्य हैं। व्यक्ति में कुछ ऐसी विसंगतियां होती हैं जो जीवन को आडंबरपूर्ण और दूभर बना देती हैं। इन्हीं विसंगतियों के बारे में परसाई जी ने लिखा है। आइए देखते हैं व्यंग्य प्रधान निबंध इनका निंदा रस का। कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में पकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे मैं कलेजे से लगा लूँ। और जब भीम का पुतला पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे पकड़कर चूर चूर कर दिया। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले ही अखबार में देते हैं। अखबार में तो गले मिलते हैं, पुतले के साथ ही हम उस व्यक्ति से मिलते हैं। भावनाएं हमारे उसके साथ नहीं रहती हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं और हमारा शरीर उनसे मिलता रहता है, जिस प्रकार वो अपने मित्र से मिलता है। यहाँ धृतराष्ट्र का उदाहरण देते हुए लेखक कह रहा है कि जिससे धृतराष्ट्र की भावनाएं कुछ और थीं और सामने कुछ और दिखा रहा था, वैसे जब हमारा मन किसी से नहीं मिलता है, हमारा निंदक होता है, तो हम उसके से ऐसे ही मिलते हैं कि हमारा शरीर से उनसे मिल रहा होता है, लेकिन मन कहीं दूर ही खड़ा रहता है। शरीर मन को चुपचाप खिसका लेता है और अपना कटीला शरीर उसको दे देता है, लेकिन भावनाओं के अगर कांटे होते तब उसको जरूर दिखाई देता। पर वो दोस्त अभिनय में पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन में हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट थे। जो निंदक होता है वो और सामान्य मित्र से अधिक प्रसन्नता और खुशी को व्यक्त करता है।
अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमको मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक खंड तुम्हारे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, कल का आया है, ये मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। यहाँ पर लेखक कहता कुछ लोगों का कोई इसमें अपना स्वार्थ नहीं होता, लेकिन वो आदतवशी झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों का उसमें अपना प्रयोजन भी होता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बम्बई जा रहे हैं तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। मतलब जिन चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं, उन बातों पर भी झूठ बोलने की लोगों की आदत होती है। यहाँ पर लेखक इस बात को कहना चाहता है। वहाँ बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य हैं वे सब गा पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीरें खींची कि मैं ये सोचकर काँप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। अब लेखक की जो व्यक्ति आया हुआ था, उनका मित्र, उसके बारे में उसकी क्या राय है ये स्पष्ट होने लगा। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था, फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को चार छा वाक्यों में धराशाही करके वो बढ़ जा लेता। मतलब उसकी बुराई करने की, निंदा करने की आदत थी। अद्भुत है मेरा ये मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वो परिचित ही निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत उसके हाथों बना लूँ। मतलब जो लेखक के विरोधी थे, दुश्मन थे, जिनकी लेखक भी बुराई सुनना चाहता था, मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वो तलवार किससे काटता चला। ऐसी लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है। उन निंदक मित्र के सामने वो भी अपनी समस्याओं को रखते गया, उन मित्रों का, विरोधियों का नाम रखता गया जिनसे उसका विरोध चलता था। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर। योद्धा से ऐसी ही सुख होता होगा। अब यहाँ पर लेखक, तब तक तो उस व्यक्ति से कोई उसको लगाव नहीं था, कोई संवेदना नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसके विरोधियों का विरोध वो प्रकट करने, उनकी भी निंदा करने लगा तो लेखक को उसमें सुख प्राप्त होने लगा और लेखक का मन भी का के पास जाकर मिल गया। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए, दोनों में एकता हो गई और भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह निंदा कर हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि मिली। जब लेखक ने भी अपने मन की भड़ास निकाल दी तो लेखक को भी संतोष हुआ और उसे भी। तो जब दोनों के विचार मिलने लगी तब दोनों ही प्रसन्न हो गए। निंदा की ऐसी ही महिमा है। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है निंदा की ऐसी महिमा। पहले तो व्यक्ति आदमी विरोध करता है, फिर जब उसको अपने विचारों में मिला लेता है तो उसी की तारीफ करने लगता है। तो यहाँ पर लेखक निंदा को प्रकट करना चाहता है कि निंदा किस प्रकार लोगों को अपने शिकंजे में कसती जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लोग पसंद नहीं आते हैं, कुछ लोगों को पसंद करता है और जिनको पसंद नहीं करता उनकी सदैव ही निंदा करती है। या तो वो इनसे बड़े होते हैं इसलिए निंदा करता है, या ईर्ष्या बस निंदा करता है, या आदतन निंदा करता है। तो यहाँ पर लेखक क्यों लोग दूसरों की निंदा करके सुख प्राप्त करते हैं इस बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर निंदा रस का प्रथम भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।